welcome to Math Wale Baba YouTube channel for the preparation of class 9th and 10th. This is our fourth lecture on real number, okay, for class 10th. तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, एंड देन एग्जाम्पल हम लोग लेंगे बहुत सारा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा और बहुत सारे नए नए क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो कि ऑलरेडी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और उनका ज़्यादा संभावना रहता है पूछने का। तो लेट स्टार्ट विथ अ बेस्ट क्वेश्चन। ओके, ध्यान दो, क्वेश्चन कर रहा है इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऑलरेडी आपके RS अग्रवाल बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल में, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप जब क्वेश्चन देखोगे जाके इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा मैं अभी बता रहा हूँ, डोंट वेट, मतलब कि आप वीडियो लेक्चर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप RS अग्रवाल बुक जाओ मत देखने के लिए, आपको यही मैं बता रहा हूँ कि क्यों आपको नहीं समझ आएगा। देखो, RS अग्रवाल में पहला ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी एन, मतलब वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन माना है, ओके, ऑड है, और ये बताया है कि देन इट इज ऑफ फॉर्म 4q+1 4q+3। तो बुक में ये साफ लिख दिया है कि कोई भी ऑड नंबर 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में रहेगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई भी ऑड नंबर 4q+1 4q+3 के ही फॉर्म में रह सकता है? कैन बी ओनली एक्सप्रेस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3। क्या ऐसा ही है कि हम सिर्फ 4q+1 4q+3 के फॉर्म में कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिख सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो यहीं पे आप कंफ्यूज होंगे, तो हम लोग 4q+1 और 4q+3 ही क्यों लेंगे? क्या है आपके पास जवाब? अगर जवाब है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर करो, नहीं है तो वीडियो कंटिन्यू रखो। देखो, इसका आंसर होगा नो, देयर आर मैनी वेज टू राइटिंग ऑड पॉजिटिव इंटीजर। देखो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिखने का बहुत सारा तरीका है। क्या क्या है? 2q+1 लिख सकते हो, 4q+1 लिख सकते हो, 4q+3 लिख सकते हो, 6q+1 लिख सकते हो, 6q+3 लिख सकते हो, 6q+5 लिख सकते हो, 8q+1 लिख सकते हो, 8q+3 लिख सकते हो, 8q+7 लिख सकते हो। क्या इतना ही है? नहीं, मैनी मोर, बहुत सारा तरीका है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को लिखने का। तो सवाल ये है कि यही तरीका क्यों? तो सुनो, ध्यान से सुनो। 2q+, देखो कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, वो 2 का मल्टीपल में +1 कर दो तो वो उसका लिखने का तरीका हो गया। ठीक, तो 2 का ये मल्टीपल 4q भी है, इसमें 1 जोड़ दिए तो +1, ये भी ऑड इंटीजर लिखने का तरीका है। ऐसा ऐसा बहुत सारा है, ध्यान दो। तो हम लोग 4q+1 4q+3 ही क्यों चुने, समझ आना चाहिए बात आपको। देखो, क्वेश्चन में साफ कहा है कि n स्क्वायर, मतलब जब हम उसका स्क्वायर करें और -1 करें तो डिविजिबल होना चाहिए 8 से, मतलब कि 8 का टेबल में आना चाहिए। तो ज़रा आप सोचो कि अगर हम 2q ले तो क्या ये आएगा? 2q+1 ले तो क्या 2q का स्क्वायर क्या होगा? 4q स्क्वायर होगा ना, 4q स्क्वायर होगा 2q का स्क्वायर। तो 4q क्या 8 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये लेना 2q लेना गलत हो जाएगा, इसलिए बुक में आपका 2q नहीं लिया है। ओके, अब बात रहा कि हम लोग 6q क्यों नहीं ले सकते, 4q 6q नहीं ले सकते। देखो, पहला बात, अगर आप 6q लोगे तो आपको तीन तीन चीज सॉल्व करना पड़ेगा, 6q+1 6q+3 6q+5, पहला बात। दूसरा बात, अगर आप 6q लेते हो तो 6q का स्क्वायर क्या होता है आपको अच्छे तरह से मालूम है, 6q का स्क्वायर हो जाता है आपका 36। तो ध्यान दो, क्या 8 आता है? 8 के टेबल में 36 आता है? तो इस बार भी आपका आंसर क्या होगा? नो। मतलब कि हम लोग 6q+1 6q+3 भी नहीं ले सकते। तो ठीक है, आपका मन करेगा चलो ठीक है हम ये नहीं ले सकते, डोंट वरी, हम ये ले सकते हैं क्या? 8q+1 8q+3 8q+7, इसका तो स्क्वायर 64 आता है और वो 8 के टेबल में आता है, तो बिल्कुल आप ये ले सकते हो। लेकिन जरा सोचो, अगर आप ये लेते हो तो आपको तीन तीन चीज सॉल्व करना पड़ेगा, 8q+1 8q+3 8q+7 और 8q+5, चार चार चीज का स्क्वायर करना होगा अलग अलग करके।
तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा सबसे बेस्ट तरीका है 4Q+1 और 4Q+3 लेने का, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही सॉल्व करना है और आपका ये आंसर आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 4Q का स्क्वायर क्या होता है 16, जो 8 के टेबल में आता है, मतलब 8 से डिविजिबल है। इसी कारण से हम लोग 4Q+1 4Q+3 लेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। मैं ये बात इसलिए बताया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि कोई भी काम हम लोग क्यों करेंगे बिना रीजन का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, चलिए देखते हैं। देखो क्या लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन होगा लेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी एन। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एन मान लेंगे। आपको मैं बताया कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा 4Q+1 और 4Q+3। यहाँ पे हम यही फॉर्म लिखेंगे क्योंकि हमको 8 से डिविजिबल करवाना है और हम क्वेश्चन को देख के ही आंसर लिखना हमें चाहिए, सॉल्यूशन करना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो मांग रहा है, उसे हमें करना है। अब हम लोग लिखेंगे, दो बात बनता है कि 4Q+1 भी हो सकता है और मतलब या 4Q+3 भी हो सकता है। आप ये मत सोच लेना कि दोनों एक ही साथ होगा, दोनों का चांस है, ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो हम लोग बात करते हैं पहला का, इफ n = 4Q+1। यदि मेरा n जो है 4Q+1 होगा, तब मेरा n² - 1 क्या होगा, तो 4Q+1 का स्क्वायर -1। 4Q+1 का स्क्वायर करोगे तो 16Q² + 1 + 8Q आएगा। a² + b² 1 है और 2ab होता है तो 2 4 जा 8Q। ओके, और -1 है तो हम -1 भी करेंगे तो 16Q² + 8Q। और देखो यहाँ पे 1 - 1 0 हो गया, तो यही आ गया आपका 16Q² + 8Q। 8 कॉमन ले लो तो 2Q² + Q आ गया। ओके, अब देखो ये जो है 8 का पहाड़ा में आता है, 8 का टेबल में आता है और 8 का मल्टीपल है। सिंपली मैं बोलूँ तो हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली n² - 1 = 8 इंटू 2Q² + Q। ये मेरा आंसर आया। ओके, अब हम लिखेंगे ये जो है डिविजिबल है 8 से। अब ये डिविजिबल 8 से क्यों है, तो ये बात पता होना चाहिए क्योंकि ये 8 का मल्टीपल है। कोई भी नंबर 8 का मल्टीपल हो तो डिविजिबल होता है 8 से। तो ये आपका पहला काम हो गया। पहले हम लोग दिखा दिए n = 4Q+1 भी हो तो ये डिविजिबल है। अब दूसरा बात चलते हैं, इफ़ n = 4Q+3। यदि मेरा n 4Q+3 होता है, 4Q+1 नहीं होता है, तब मेरा n² - 1 क्या होगा, 4Q+3 का स्क्वायर -1। तो 16 इसको स्क्वायर करोगे 16Q² + 9 + 24Q आ जाएगा। a² + b² + 2ab। तो 16Q², 3 का स्क्वायर 9 एंड 2ab की जगह 24Q आ जाएगा। अब -1 है तो हम भी यहाँ -1 कर लेंगे। ओके, तो आपका क्या आ जाएगा, जो भी है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। तो 9 था अंदर में, 9 है अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में क्या है 9 और 1 सब्सट्रैक्ट कर दिए तो 8 आ गया। अब देखो 16 8 24 सब के सब 8 के टेबल में आता है, तो हम लोग 8 आसानी से कॉमन ले सकते हैं। तो 8 कॉमन ले लिए तो 2Q² + 1 + 3Q आ गया। अब हम ये बात लिख सकते हैं क्लियरली, n² - 1 = 8 इंटू 2Q² + 1 + 3Q। इसी बात को मैं यहाँ पे जो था उसको मैंने यहाँ पे लिख डाला। ओके, अब समझने वाली बात यह है कि इसको भी मैं 8 का मल्टीपल में लिख दिया और इसलिए ये 8 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 8 है, मतलब 8 के टेबल में आता है। बाहर 8 है मतलब 8 के टेबल में आता है। ओके, अब ध्यान दो, अब हम अंतिम में ये बात लिखेंगे, हेंस फॉर एनी ऑड इंटीजर n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। यही बात था कि हम लोग सिर्फ इसी को चुने क्योंकि हमें 2 बार ही करना था। हम 8Q लेते तो हमें 4 बार यही काम करना होता, उस समय भी आंसर आपका आता, वो भी स्टेट सही है, काफ़ी टाइम लगता, इसलिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ऑलरेडी CBSE एग्जाम में आ चुके हैं और इसका आने का जो संभावना है आगे, जो चांस है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसे करना बहुत ही अनिवार्य है। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, करा सो डैट 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n+2 n+4 इज डिविजिबल बाय 3। तो समझो बात को, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जब मैं बताता हूँ आपको तो ध्यान से सुनो, आपको समझ आएगा।
ध्यान दो, करा है कि आप शो करना है कि कोई भी नंबर जो है, ठीक, n+n+2 n+4 के फॉर्म में हो तो वो डिविजिबल होगा 3 से। कोई भी इस मतलब इसमें से कोई भी एक फॉर्म में भी हो तो डिविजिबल हो जाएगा। देखो करा है कि ये जरूरी नहीं कि तीनों के तीनों डिविजिबल होगा 3 से, मतलब इन तीनों में से कोई एक डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से सॉल्यूशन देखो, समझ जरूर आएगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। आप मुझ पे बिलीव करो और खुद पे बिलीव रखो। ध्यान दो, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी एन, हम लोग कहेंगे कि चलो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन मान लेते हैं, ओके। देन इट इज क्लियर फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, ये यूक्लिड डिवीजन लीमा से साफ होता है, इफ वी डिवाइड एन बाय 3, कोई भी नंबर अगर हम एन माने, कोई भी नंबर अगर हम एन माने और उसको 3 से डिवाइड करें तो ये साफ होता है कि रिमाइंडर हमको 0 1 या 2 ही आएगा, 3 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 3 आएगा डिवाइड ही हो जाएगा। यही तो लीमा कहता है यूक्लिड डिवीजन का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन को 3q, या और एन इजकल टू 3q+1 भी लिख सकते हैं, एन इजकल टू 3q+2 भी लिख सकते हैं। ये 3 तरीका हुआ लिखने का। तो ध्यान दो, लेकिन ये जो एन है, जो एन मैं माना हूँ, वो तीनों में से कोई एक ही हो सकता है, इसलिए तो बार बार मैं और लगाते चल रहा हूँ। यूक्लिड यही कहा था कि तीनों में से कोई एक ही होगा, ओके। तो ध्यान दो, हम लोग हर बात को पहले सोचते हैं कि अगर एन 3q होगा तब क्या होगा, या एन 3q+1 होगा तब क्या होगा, और एन 3q+2 होगा तब क्या होगा। करा इफ एन इजकल टू 3q, अगर हम लोग मान लेते हैं कि एन मेरा 3q के इक्वल आ गया, तो हम लोग बोलेंगे देन इट इज डिविजिबल बाय 3। तो ये साफ है कि 3q आ गया तो 3 का मल्टीपल है, क्योंकि इट इज मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब 3 से डिविजिबल होगा। मतलब पहला आया तो ये तो साफ ही हो चुका है कि ये 3 से डिविजिबल होगा। अब दो और कोई बात रहा, कौन कौन सा, n+2 n+4, इसको शो करना है। चलिए आगे देखते हैं कैसे शो करेंगे, ओके। ध्यान दो, अगर n इजकल टू 3q+1 अगर होता है, 3q नहीं होके n इजकल टू 3q+1 होता है, तो देन इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो साफ है कि डिविजिबल तो 3 से नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या बोला, n+2, क्वेश्चन में n+2 बोला, तो हम लोग लिखेंगे बट n+2 इज इक्वल टू, जो n+2 निकालना है ना, तो n का क्या वैल्यू आया, n का वैल्यू 3q+1 है, तो हम लोग लिखेंगे 3q+1+2, तो 3q+3 आ जाएगा। n+2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3q+3, क्योंकि ये जो n है उसका वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3q+1 है, ओके। तो 3q+3 है तो 3 कॉमन ले लीजिए आप, 3 कॉमन लिए तो q+1 बच गया। तो अब ये भी साफ है कि ये 3 का मल्टीपल हो गया है, तो हम लोग लिखेंगे सो इफ n इजकल टू 3q+1 देन n+2 इजकल टू 3 इंटू q+1, मतलब 3 का मल्टीपल है, इज मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब डिविजिबल, साफ है। मतलब कि अब n+2 भी क्या है, डिविजिबल है। n डिविजिबल नहीं था यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन तो मुझे n+2 बोला, तो n+2 निकाला तो वो 3 से डिविजिबल हो गया। देख लो यहाँ पे, देख लो, ओके। अब आगे चलते हैं, तीसरा कह रहा है कि n इजकल टू 3q+2 ले तो क्या होगा। देखो यूक्लिड डिवीजन लीमा का तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो इसको लेते हैं अंत में, ओके। इफ n इजकल टू 3q+1 2, देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, साफ है कि 3 टेबल में नहीं आ रहा, ओके। लेकिन क्वेश्चन में मुझे n+4 निकालने बोला है, तो बट n+4 इजकल टू 3q+2, n का जो वैल्यू लिख दिया +4, तो आ गया मेरा 3q+6, ओके। 3 कॉमन ले लो, q+2 आ जाएगा। अब देखो ये 3 का मल्टीपल फिर बन गया, तो हम लोग लिखेंगे सो इफ n इजकल टू 3q+q2 होता है, तब n+4 का वैल्यू मैं निकाला तो 3q+2 आ गया, ओके। जो कि क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 3, जो मल्टीपल ऑफ 3 है, साफ बात है, और 3 का मल्टीपल मतलब डिविजिबल। तो देखे क्या कि तीनों चांस में अगर तीनों में से कोई भी एक होता है, कोई भी एक n का वैल्यू आ जाता है, तो इसमें से कोई एक ना एक तो डिविजिबल है ही, ओके। तो लिख देंगे हेंस वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+2 n+4 इज डिविजिबल बाय 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। चलिए आगे, अब हम लोग जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, चलिए जान लेते हैं। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड देयर प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक इन नेचर। देखो बहुत ही सिंपल बात बोला कि कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, आप कोई भी कंपोजिट नंबर लो, उसे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ
प्राइम नंबर के टर्म में, प्राइम नंबर के रूप में हम कोई भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं, और हर एक कंपोजिट नंबर को लिखने का जो तरीका होगा वो अलग अलग होगा। चलिए कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि 32 आया, तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2 लिखें तो 2 × 4 2 8, 8 × 16 to 32, ये 32 लिखने का तरीका आ गया। अब अगर हम 80 का बात करें तो 80 का क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, मैं बताऊंगा कैसे निकालना है, डोंट वरी। तो 80 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 2 × 5, तो 4 बार 2 हो गया 16, एंड 16 5 जा 80। तो देखोगे क्या ऊपर वाला ये वाला और नीचे वाला सेम है, क्या आपको क्या लग रहा है, सेम है, देखिए मिला के, तो नो। तो यही तो बोला कि कोई भी दो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कभी सेम नहीं हो सकता, ये हमेशा ही यूनिक होता है, ये हमेशा ही क्या होता है, यूनिक होता है। उसी तरह अगर हम बात करें 64 का, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालना ये मत सोचो, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। इसी तरह 320 का क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5। अब देखो अगर मैं बात करूं दोनों का, तो दोनों का सेम नहीं है, इसमें 2 है इसमें 5 है। यही तो बात बोला कि कोई भी कंपोजिट नंबर हम लोग लिख सकते हैं प्राइम नंबर के रूप में, और उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यूनिक है। देखो इसमें टू टू है, तो जितना 2 है उतना 2 इसमें है, लेकिन इसमें एक और है ज़्यादा, 5 भी आ गया है ना। तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा, यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान दो, एक बहुत ही अच्छा चीज़ बताने जा रहा हूँ, इससे आप ध्यान रखो, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, जिससे आप कोई भी दो नंबर का एचसीएफ एलसीएम मालूम हो, नंबर मालूम हो एक, तो दूसरा निकाल सकते हो। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर आप है आपके पास ए और बी, अगर आप ए बी का एलसीएम निकाल लो, ए बी का एचसीएफ निकाल लो, तो हमेशा एक चीज़ आपको आएगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम करोगे तो हमेशा वो दो नंबर को मल्टीप्लाई जो करोगे उसके इक्वल आएगा। मैं एग्जाम्पल के साथ आगे समझाया हूँ, डोंट वरी। आप देखोगे ये ऐसा प्रूफ भी करना है आपको क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में ऑलरेडी आ चुका है। ध्यान दो, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, कंपोजिट नंबर क्या होता है। जैसे मैं बोला यहाँ पे एवरी कंपोजिट नंबर, तो आपको जानना जरूरी है कि कंपोजिट नंबर आखिर होता क्या है। तो ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, वैसा नंबर जिसका एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा फैक्टर हो, वैसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि, और इसका एक और डेफिनेशन हो जा रहा है ओ, और ए नंबर विच इज़ नॉट कंपोजिट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ध्यान दो, समझो बात को, ये एक्चुअली में कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन नहीं है, ये प्राइम नंबर का डेफिनेशन है। तो इसको और मत करो, तो यहाँ मैं प्राइम नंबर का डेफिनेशन लिख दिया, तो आप यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे और मिटा लो, ओके। यहाँ पे और नहीं होगा, ये हो गया प्राइम नंबर का डेफिनेशन, और ये हो गया कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन। जो कंपोजिट नंबर है, ओके, वो तो है ही, और जो कंपोजिट नंबर नहीं है वो प्राइम नंबर कहलाता है। याद रखना, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के बीच में यही रिलेशन है कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, जो नंबर कंपोजिट नंबर नहीं है वो प्राइम नंबर है, बस। ठीक, जैसे ऑड इवन में होता है, जो नंबर ऑड है वो इवन नहीं है, जो इवन है वो ऑड नहीं है, सिंपल यही चीज़ कंपोजिट प्राइम में भी होता है। तो कंपोजिट नंबर का अगर हम एग्जाम्पल बताऊं, ये जो है ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये किसका एग्जाम्पल है, 4 6 8 9 6 12 15, ये आपका कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल है, डेट्स ऑल, ओके। तो ये आपको यहाँ उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे बेस्ड, सो लेट स्टार्ट। तो क्वेश्चन है आपका कि फाइंड फाइंड क्या निकालना है आपको, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 24 एंड 32 एंड प्रूव दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इजकल टू ए इंटू बी, वेयर ए इजकल टू 24 एंड बी इजकल टू 32। मैं अभी तुरंत आपको फॉर्मूला लिखाया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इजकल टू ए इंटू बी, इसी बात को आपको प्रूफ कर देना है। आप अभी उस फॉर्मूला को नहीं यूज करना, याद रखना, प्रूफ करना हो कोई भी फॉर्मूला को तो हम लोग उसी फॉर्मूला की यूज करके प्रूफ नहीं करते, तो आपको इसको प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एंड देन ए इंटू बी करेंगे, ओके। तो पहले आप 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, तो 2 से 12 टाइम्स में, 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में। उसी तरह आप 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, 2 से 16 टाइम्स में, 2 से 8 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स आ जाएगा, ओके। अब ध्यान दो, अब हम लोग लिखेंगे
कि 24 इज इक्वल टू 2 जो भी है 2 × 2 × 2 × 3, ओके, सॉरी यहाँ 3 है। तो 2 कितना टाइम्स है, देखो एक बात याद रखना है, यहाँ से आपको समझना होगा, यहाँ पे जो जितना बार है उतना बार हम लोग लिखेंगे। तो 2 आपका आया 3 बार, देखो 1 2 3, तो 2 कितना बार है, 3 बार। फिर 3 कितना बार है, कितना टाइम आ रहा है, 3 वंस टाइम्स आ रहा है, ओके। फिर 32 का बात कर लेते हैं, तो 32 का क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 2 है। तो 2 × 2 × 2 × 2 तो 2 इक्वल टू लिख देंगे, 2 कितना टाइम्स है, तो 2 5 टाइम्स है, ओके। ये आपको करना होगा, इससे पहले आप नहीं करते होगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये करना होगा, कितना टाइम्स आ रहा है ये भी लिखना होगा, ओके। अब ध्यान दो, HCF इक्वल टू क्या होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बार जो दोनों में हो, ज़्यादा ज़्यादा बार नहीं, जो दोनों में हो। तो देखते हैं दोनों में कौन कौन है। तो अगर हम देखें तो ये 2 2 दोनों में है, जो सब में हो, कहने का मतलब अगर मान लो यहाँ पे आप बोलते हो एक से और 24 32 है, 48 रहता तो 3 3 है। तो तब जो तीनों में हो कॉमन, जो तीनों में कॉमन हो वो HCF। अभी जो दोनों में कॉमन है, जो 24 32 में कॉमन है वो HCF होगा, ओके। ये हो गया। तो ये आ गया 2 × 2 × 2, तो क्या आ गया आपका 8। दिस इज योर HCF। LCM निकालने का क्या तरीका है, ध्यान दो, LCM इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको हमको नहीं लगता होगा कि आप में से बहुत सारे बच्चे को प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM निकालने नहीं आता होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले तो हम लोग पता लगाएंगे कितने तरह के नंबर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 2 है, मतलब दो ही रंग के है, या तो 2 है या तो 3 है। बस ये पता लगाना है कि कितने टाइप्स के नंबर अवेलेबल है, 2 है कि 3 है कि 4 है, कितने हैं ऐसे, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 है। अब हम लोग पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार है। तो 2 ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार है और कम से कम 3 बार है। 3 ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार है। तो हमेशा याद रखना, LCM निकालने के लिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा वाला को चुनते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 5, ओके। फिर देखेंगे 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार है, तो यहाँ पे देखोगे 3 तो सिर्फ एक ही बार है, तो 3 का पावर 1 ही लिखेंगे यहाँ पे। अगर मान लो आप में से कोई बच्चा क्वेश्चन करता है, अगर यहाँ पे 3 का पावर नीचे में 2 का पावर 5 ही है, लेकिन अगर मान लेते नीचे में 3 का पावर 7 हो, तब क्या करेंगे, क्या 3 का पावर 1 ही लिखेंगे, नहीं, तब 3 का पावर आप 7 लिखिएगा। हमेशा बड़ा वाला लिखना है, ओके, समझ आया हो। तब 2 का पावर 5 32 हो जाता है, इंटू 3 का पावर 1 3 होगा, 32 × 3 96 आ गया। तो ये आपका HCF हो गया और ये आपका LCM हो गया, ओके। ध्यान दो, अब ध्यान दो, RHS क्या आया, RHS इक्वल टू HCF इंटू LCM। HCF LCM को इंटू करो तो HCF 8 है, 8 × 96। 8 को जब 96 से आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको 768 आएगा। LHS क्या है, तो LHS है A × B, मतलब दो नंबर जो है उसको इंटू करना है। A 24 है, B 32 है, 24 × 32 करोगे 768। तो RHS जो है, RHS मतलब जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे RHS इक्वल टू LHS और लिखेंगे वेरीफाइड। चलो हम लोग वेरीफाई कर लिए। तो चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला होंगे जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बुक में सही से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि मैं बुक का भी क्वेश्चन, RS अग्रवाल का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी बताया हूँ। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन चुन के लाया हूँ आपके लिए। तो आप वीडियो कंटिन्यू देखो, पॉज कर लो थोड़ा देर के लिए अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, ओके। तो ये देखो, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ध्यान दो ध्यान दो, क्वेश्चन मैं लाता हूँ, डाउट आपके मन में पहले से ही लाता हूँ कि ये जो है 24 आप ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन किए हो, ऐसे करके, ओके। लेकिन बुक में तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन दिया रहता है, तो क्या आप गलत प्राइम फैक्टराइजेशन किए हो, ऐसे करेंगे तो एग्जाम में नंबर नहीं आएगा। ध्यान दो, एक्चुअली में यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन यही है, और ये जो है ये फैक्टर ट्री कहलाता है, ये फैक्टर ट्री कहलाता है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखने का तरीका है। देखो समझो बात को, ये फैक्टर ट्री के माध्यम से हम लोग ये प्राइम फैक्टराइजेशन ये भी है और वो भी है। वो सिंपल वे में हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे ट्री बना के लिखना, ट्री के जैसे लिखना ये जरूरी नहीं है। आप दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसे ना करके, ऐसे ना करके आप ऐसे ही कर सकते हो, ओके, ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन आपके लिए काफ़ी पेज लग जाएगा। तो आप जैसे भी करो, मुझे तो सबसे अच्छा वही लगता है, क्योंकि इसमें आपको फिर LCM तो निकालना ही पड़ेगा ना।
आपको फैक्टराइज करना ही होगा, इसलिए इससे अच्छा तरीका वही है, आप उसको यूज करो। और जब तक बुक में ना लिख दें कि आपको फैक्टर ट्री ही यूज करना है, तब तक आप उसी को फॉलो करो। ओके, अब ध्यान दो, आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है उसी फॉर्मूला से। कह रहा है एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इतना एंड इतना, ओके, इज 32। दो नंबर का एचसीएफ जो है 32 है, तो एलसीएम क्या होगा। अब ध्यान दो, बहुत सारे बच्चे को फॉर्मूला पता नहीं होता है, तो वो क्या करता है, आप भी वैसा ही करते होगे, अगर मैं आपको ये बताता नहीं तो आप भी ऐसा ही कुछ करते हो। ध्यान दो, आप क्या करते हैं, 6496 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल लिए, 2 से 32, 2 से 40 टाइम्स, 2 से 60 टाइम्स, 24 टाइम्स, ऐसे करके आप लगा लिए और एलसीएम निकाल लिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो आप एलसीएम ऐसे ऐसे करके निकाल लिए, तो आया गया 384। तो एलसीएम इतना इतना इक्वल टू 384, आप ऐसे लिख दोगे बोर्ड में, आप ऐसे एग्जाम में बना दोगे। अगर आप ऐसे बनाते हो तो याद रखना, आप बना तो रहे हो सही, लेकिन अगर एग्जाम में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ 2 मार्क्स दिए जाएंगे। क्योंकि आप जरा सोचो कि यहाँ पे एचसीएफ बताने की क्या ज़रूरत है। अगर मुझे 32 एचसीएफ नहीं भी बताता, अगर ये नहीं बताता तो क्या मैं एलसीएम नहीं निकाल पाता, मैं 6496 का एलसीएम वैसे भी निकाल लेता, चाहे एचसीएफ तुम बताओ या नहीं बताओ। तो आप समझ जाओ, जब एचसीएफ बताया है क्वेश्चन में तो जरूर इसका कुछ न कुछ इरादा है, मकसद है, उसको करना होगा, आप उस तरह से नहीं चल पा रहे हो, तो इसमें आपको बहुत ही कम नंबर मिलेगा। तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन होगा कुछ ऐसा। ध्यान दो, हम लोग लिखेंगे, देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, कितना आसान हो गया सॉल्यूशन। तो हमेशा आपको फॉर्मूला को यूज करना है। हम लोग लिखेंगे लेट टू गिवन नंबर बी ए एंड बी, ये जो दो नंबर दिया है उसको ए एंड बी मान लेंगे, देन ए इजकल टू 64 हो जाएगा जो माना, एंड बी इजकल टू 96 हो जाएगा। ओके, और एस सी एफ दोनों का क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी का जो कि 32 है। ओके, अब ध्यान दो, एस सी एफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, मतलब दो नंबर का एचसीएफ दो नंबर का एलसीएम को गुना करते हैं तो ए बी के इक्वल आता है। ये बात आपको मैं ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूँ। ध्यान दो, एलसीएम निकालने क्या करेंगे, तो एचसीएफ को इधर ले आएंगे नीचे। ओके, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, तो ए इंटू बी ऊपर में और नीचे एचसीएफ। ए इंटू बी क्या, ए आपको 64 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड बी आपका कितना दिया हुआ है 96। ओके, और एचसीएफ कितना है 32, तो आप लिख दिए 32 नीचे में। अब ध्यान दो, अब समझने वाली बात यह है कि 32 के टेबल में 2 बार में 2 टाइम्स अगर पढ़ोगे तो 64 आएगा। 32 वंस आर 32 एंड 32 टूज आर 64। ओके, 64 आ गया 2 टाइम्स में। अब 2 इंटू 96 करोगे, क्या करोगे, 2 इंटू 96, यहाँ पर आप मिस्टेक हो गया तो आप यहाँ मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ, डोंट वरी। ओके, सो सॉरी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो 2 इंटू 96 है वो सही है, 192 ही होगा और आंसर भी यही है, तो ये आपका करेक्ट है। तो आप बोलोगे पीछे जो था वो 384 कैसे आ गया, तो मैं अभी आपको बताता हूँ, डोंट वरी, मैं अभी आपको समझा रही हूँ। तो ये जो है एकदम सही है। अगर मैं बात करूँ पीछे का, ओके, तो पीछे जो था मेरा मिस्टेक क्या था, यहाँ पे जो मैं गलती से 2 लिख दिया था, जिस कारण से कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ गया था। तो जब मैं यहाँ से 2 हटा दिया और तब मैं सॉल्व किया तो मेरा 192 ही आया। ओके, तो यहाँ पे 384 नहीं होगा, सॉरी, हो जाता है थोड़ा बहुत मिस्टेक, डोंट वरी, मैं इसे ठीक भी कर दिया आपके लिए ताकि आप मिसकंसेप्ट में न जाओ, आपको सही मैं दे पाऊँ। ओके, तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। तो ये एक सही एग्जाम्पल है करने का, आप उस तरीके से बनाओगे तब भी सही है, लेकिन मार्क्स आपको कम मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आप मिस मत करना। ओके, ध्यान दो, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द नंबर 4 का पावर n, 4 टू द पावर n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n इंड्स विथ द डिजिट 0। कह रहा है कि अगर मान लेते हैं 4 का पावर n एक नंबर है, ओके, और n नेचुरल नंबर है, तो पता लगाओ कोई ऐसा n का वैल्यू है, कोई ऐसा n का वैल्यू है जिससे ये इसका लास्ट डिजिट 0 हो जाए, कोई ऐसा वैल्यू है। तो चलो सॉल्व करते हैं। हम लोग लिखेंगे क्लियरली वी नो डैट एनी नंबर इंड्स विथ 0 ओनली व्हेन इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। देखो क्वेश्चन में करा था 4 का पावर कुछ ऐसा लिखो जिससे वह अंतिम में 0 आए, जिससे अंतिम में क्या है 0, समझो बात को अच्छे से। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग साफ जानते हैं कि कोई भी नंबर के इंड में 0 तब होगा
जब ये मल्टीपल हो 5 के, क्योंकि 5 कोई भी नंबर में अगर 0 लगता है अंतिम में तो वो 5 का मल्टीपल होता है, ये बात आपको साफ पता है। ओके, तो हम लोग लिखेंगे, और ये भी हम जानते हैं कि 5 इज ए प्राइम नंबर, 5 इज ए प्राइम नंबर। ओके, ये भी जानते हैं। तो हम लोग बोलेंगे अगर ये 0 आ रहा है, 4 का पावर n में 0 आएगा, तो समझ जाओ कि उसमें 5 कहीं ना कहीं 5 तो जरूर होगा। ओके, कहीं ना कहीं तो 5 होगा, क्योंकि अंतिम में 0 आ रहा है, तो 5 के टेबल में 0 जो है हमेशा आता है। ओके, तो होगा। सो इफ वी डोंट प्राइम फैक्टराइज, इफ वी डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 का पावर n, देन वी शुड गेट 5। अगर 4 का पावर n का वैल्यू अगर हम निकालें तो अंतिम में अगर 0 आ रहा है, अंतिम में 0 मिलेगा, तब ये साफ होता है कि वो 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। लेकिन अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 4 का, तो मुझे हमेशा 2 ही मिलेगा, क्योंकि 4 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 2। ओके, तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 ही मिलेगा, हमको 5 तो मिल नहीं रहा है, तो ये साफ होता है कि 0 नहीं आएगा। तो चलिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, डोंट वरी। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12। कर रहा है स्मॉलेस्ट नंबर पता लगाओ जिसको हम 28 और 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 एंड 12 आए। तो देख लीजिए सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान दो। हम लोग बोलेंगे, देखो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन का कहना है कि कोई भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 28 और 32 से, तो रिमाइंडर में 8 आना चाहिए और 12 आना चाहिए। देखो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही मतलब ज़्यादा कंसेप्ट नहीं लगाना पड़ता, एक छोटा सा लॉजिक लगाना है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, तो जब भी स्मॉलेस्ट पूछे तो याद रखिएगा एलसीएम ही निकालना है, और लार्जेस्ट पूछे तो हमेशा एचसीएफ निकालना रहता है। ओके, पहले देखो पहले तो हम लार्जेस्ट पूछे, तो पहले तो हम लोग नंबर सब्सट्रैक्ट कर देते, उसके लिए आपको अलग तरीका यूज करना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ स्मॉलेस्ट के लिए बता रहा हूँ, तो आप इसे ध्यान से समझिए। करा लेट एज कल टू 28, हम लोग मान लेंगे एज कल टू क्या है 28, तो यहाँ एज कल टू 28 हो गया, वी 32 हो गया। ओके, ध्यान दो, तो एलसीएम निकालना है हमें, पहले याद रखना, बार बार याद रखना कि स्मॉलेस्ट नंबर जैसे ही लिख दे तो आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो एलसीएम क्या होगा 28 और 32 का, तो 224 आ जाएगा। ओके, तो हम लोग लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इजकल टू एलसीएम ऑफ ए बी माइनस ए माइनस R1 और बी माइनस R2। जो जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दो। जो एलसीएम आया, देखो एलसीएम क्या आया, 2 से 14 टाइम्स में, 2 से 6 टाइम्स में। ओके, एंड 2 से 7 टाइम्स में, 2 से 8 टाइम्स। तो एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 8, 224 एलसीएम आ गया आपका। तो जो एलसीएम आया उसमें से माइनस करना है जो नंबर दिया हुआ है और उसका जो रिमाइंडर दिया हुआ है उसको सब्सट्रैक्ट करके। तो आपका जो नंबर है ए क्या है, यहाँ पे देख सकते हो ए जो है आपका वो A28 है, तो यहाँ पे आप 28 लिख दोगे। और इसका रिमाइंडर क्या है, जो पहला नंबर है उसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है, तो उसमें 8 रिमाइंडर बच रहा है। तो आप R1 क्या हो गया, पहला नंबर का रिमाइंडर, तो R1 क्या हो जाएगा 8। ओके, तो 28 ये हो गया आपका पहला नंबर, और उसका रिमाइंडर माइनस कर लोगे। जो आएगा पहला नंबर और उसका रिमाइंडर माइनस करने के बाद उसको एलसीएम में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो अब बोलोगे ये क्यों लिखे, आप ये वाला क्यों लिखे। देखो आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो दूसरा नंबर जो 32 है वो लिख लो, दूसरा नंबर को लिख लो, और दूसरा नंबर से उसका रिमाइंडर माइनस कर दो 12। ओके, तो 32 में 12 माइनस करोगे तो आपको क्या आएगा 20। अगर मैं पहला नंबर को ही माइनस कर रहा हूँ, पहला नंबर क्या है 28, और 28 में 8 माइनस करूँगा मैं, तो मुझे क्या आएगा 20। तो दोनों केस में मुझे क्या आ रहा है 20 ही आ रहा है। तो आप पहला नंबर यूज करो चाहे दूसरा नंबर यूज करो, दोनों केस में आपको आएगा 20। तो 224 में 20 गया तो 204। ओके, तो यही आपका आंसर हो गया। ध्यान दो, बस ये फॉर्मूला याद रखना कि जब भी स्मॉलेस्ट लिखना है तो आपको एलसीएम निकाल लेना फटाफट, और जो नंबर दिया हुआ है उसमें से उसका ही रिमाइंडर घटा लेना है। चाहे कोई भी यूज करो, ए में से उसका रिमाइंडर घटाओ चाहे बी में से उसका रिमाइंडर घटाओ, जो आएगा उसको एलसीएम से घटा लेना है, सब्सट्रैक्ट कर लेना है। ओके, उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें।
मैं आपकी क्लास को कंटिन्यू ले रहा हूँ। हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको सॉल्यूशन भी करा रहा हूँ। ओके, हैव ए नाइस डे।